नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी आदि की रिवीजन श्रृंखला में हम राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम न्याय से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्लेटो का न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन केंद्रीय लक्षण है। प्लेटो ने जो न्याय अवधारणा दी थी उसमें से कौन सा इसका केंद्रीय लक्षण है। तो ये है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या समन्वय। तो ऑप्शन यहाँ पर डी समन्वय सही हो जाएगा, है ना। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि प्लेटो के अनुसार अपने प्राकृतिक गुणों, जो उसके प्राकृतिक अवस्था के गुण होते हैं, है ना, जो व्यक्ति का जो गुण होता है उसके अनुसार कार्य करना ही न्याय है। कहता है कि अपने गुण के अनुसार ही कार्य करना, अपनी क्षमता या गुणों के अनुसार अनुसार ही कार्य करना न्याय है ना। उसका कहना ये है, ये की पॉइंट याद रखिएगा, अपनी क्षमता या गुणों के अनुसार ही कार्य करना न्याय है। वो कहता है कि तृष्णा, साहस और विवेक, ये याद रखिएगा, तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों को वर्गीकरण किया है। ठीक है, इन तीन आधार पर, तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय होता है। विवेक मार्गदर्शन करते हैं। सार्वजनिक स्तर पर भी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग, जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक था वो न्याय से संबंधित था, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। रिपब्लिक इनकी बहुत ही फेमस कृति है, इसको याद रखेंगे, ये मिलाने में आता है, ठीक है ना, मिलान करने वाले क्वेश्चंस में इसको पूछता है। अगला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, या राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो न्याय का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, तो अर्थात कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा और व्याख्या में कुछ तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। तो थ्रेसिमेकस जो कहते हैं, जब प्लेटो अपने न्याय की बात करता है ना, प्लेटो जब न्याय के बारे में चर्चा करता है तो वो संवाद शैली है उसकी। असल में संवाद शैली का मतलब है प्रश्नोत्तरी रूप में जो है वो सारे आप उसके ग्रंथ जो है लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर जो उसका हीरो, मतलब जो टॉप मोस्ट जो रहता है वो सुकरात रहते हैं। तो सुकरात प्रश्न पूछते हैं अपने जो भी सब रहते हैं उनसे। तो थ्रेसिमेकस उसमें से होते हैं, तो उनसे पूछते, तो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इसी तरीके से वो सेफालस से पूछते, सेफालस बोलते हैं कि न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। और प्लेटो क्या कहते हैं, इन सब का समन्वयीकरण करके, मतलब इन सब के विचारों को समझ करके बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है ना। वही बात जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना है ना, अपनी क्षमता के अनुसार जो है, जिसकी जो क्षमता होगी उसी के अनुसार कार्य करना, जो है तीन वर्गों का जो है समन्वयीकरण करके वो बताता है ना, समन्वयीकरण करने की बात करता है। तो उसके अनुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ये कौन कहता है? तो ये प्लेटो। ये मेन जो है न्याय की अवधारणा है प्लेटो की। इसकी पॉइंट को याद रखेंगे तो इससे ही न्याय के, अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझ के लिखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्याय प्लेटो ने समर्थन किया है किसका? न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत, या न्याय का उपयुक्त सभी सिद्धांत। तो यहाँ पर न्याय के तात्विक सिद्धांत की बात करता है कौन? प्लेटो। उन्होंने तीन वर्गों की बात की और उनके अपने विशिष्ट कार्यों को करने का बात कहता है, और उनका समन्वयीकरण करता है। मतलब कहता है कि सभी आपस में जो है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, और साथ ही साथ जो है एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तो यही बात करता है। तो न्याय के तात्विक सिद्धांत की बात करते हैं। इस तरीके से जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना।
तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका के द्वारा, संविधान के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा या निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, संविधान के द्वारा। राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? संविधान द्वारा। संविधान द्वारा ही जो प्रदत्त हैं सारी चीज़ें, सारे नियम कानून जो प्रदत्त हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से जो है हम संचालित होते हैं, हमारा देश संचालित होता है। जहाँ कहीं पर भी हमको किसी बात को समझने या उसको बताने की या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसके सहारा लेते हैं? तो हम संविधान का सहारा लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, है ना? तो राजनीतिक न्याय कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो है हमारा संविधान, संविधान द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न क्या होता है कि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य सभी को क्या है? राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है सभी को? तो समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, या समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, या समान धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हों, या हर प्रकार के भेदभाव रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो इसमें हो जाएगा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, है ना? तो वहाँ पर राजनीतिक न्याय का, यहाँ पर राजनीतिक न्याय का तात्पर्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई क्या है? न्याय है। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक जीवन, अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर न्याय का होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि न्याय जो है भेदभाव नहीं करता है ना, और जब भेदभाव नहीं करेगा तभी तो जो है राजनीतिक जीवन अच्छा होगा, है ना? जहाँ पर भेदभाव ना हो, न्याय ऐसा हो कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो वहाँ पर राजनीतिक जीवन अच्छा होगा। यानी ऑप्शन ए तो ठीक हो गया। इसके बाद क्या है? कारण में देख लेते हैं कि न्याय व्यक्ति को उसकी अपेक्षिता प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। सही है। न्याय क्या है? उसका अपेक्षित प्रदान करता है, मतलब जिसको जो आवश्यक है उसको वो प्रदान करता है, और दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी को दंड देना पड़े, या किसी का कुछ जो है हर्जाना भरवा करके अगर किसी की क्षतिपूर्ति की जाती है, तो उसके माध्यम से वो क्या करता है? जो समाज में फैली बुराइयां हैं, जो समाज में त्रुटियां फैली हुई हैं, उसको क्या करता है? ठीक करता है। यानी कारण भी ठीक है। ये इसके कारण जो है क्या है कि इससे क्या होगा कि राजनीतिक जीवन की जो अच्छा बनेगा, है ना, लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा बनेगा, राजनीतिक जीवन अच्छा बनेगा। तो यानी ए आर का जो है ये सही इसे व्याख्या भी करता है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाए कि ए और आर दोनों सही भी हैं, सही भी हैं, देख लिया हमने, और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, यानी ये सही व्याख्या करता है ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? जोट का, सेबाइन का, प्रोफेसर पॉपर का या बारकर का? तो ये है आपका बारकर, सॉरी, ये है आपका बारकर का। यानी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। फैक्ट है, याद रखेंगे इसको थोड़ा सा समझ करके। मनोवैज्ञानिकता की बात कौन करता है? बारकर। ठीक है, ये जो है इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कौन? बारकर आलोचना करते हुए कहते हैं प्लेटो के बारे में कि इनका जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वो निष्क्रिय है, आत्मानुवादी है, अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, बारकर जो है आलोचना करते हैं किसकी? प्लेटो की। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, राल्स का न्याय की धारणा कैसी है? रॉल्स की न्याय की धारणा समाजवादी है, उपयोगितावादी है, समुदायवादी है, उदारवादी है? तो रॉल्स उदारवादी जो है, तो रॉल्स की जो न्याय की धारणा है वो उदारवादी है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे थोड़ी सी तो समझ में आएगा और अच्छे से। तो जॉन रॉल्स जो 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक, ठीक है ना, ये कैसे विचारक थे? उदारवादी विचारक थे। इनकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करेंगे। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने आज के उदारवादी, समतावादी, राजकीय अनुरूप न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। याद रखिएगा, जॉन रॉल्स की बात हो रही है और ये भी जो है समझौते, जो हॉब्स, लॉक, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसी पर आधारित करते हैं अपने सिद्धांतों को।
इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन, कई जगह पूछता भी है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इनके न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोलेगा कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो है जॉन रॉल्स। कहा जाता है इसके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था को, आगे देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा ही नहीं करना, बल्कि अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं के उच्चतम सामाजिक आर्थिक बनकर मूल पदार्थ जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, क्षमता, शक्ति को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये कहते हैं कि मतलब राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्थाओं का सुरक्षा ही करना नहीं है, मतलब सुरक्षा का कार्य ही केवल राज्य का नहीं है, बल्कि जो सामाजिक जीवन से संबंधित जो मूल चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है ना। सुरक्षा और उपलब्धता, उपलब्धता ये दोनों चीज़ें जो है करना किसका कार्य है, तो ये राज्य का कार्य है। ये कौन कहता है, तो रॉल्स बोलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, हाफ लॉक रूसो के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसने न्याय की उचितता के रूप में परिभाषित किया है। न्याय को उचितता के रूप में, अच्छा फैक्ट है, याद रखेंगे। तो ये है डुवी, ब्राइस डायसी या जॉन रॉल्स। तो ये जॉन रॉल्स हैं, न्याय की उचितता को ये परिभाषित करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां है, निम्नलिखित में कौन समुदायवादी विचारक है। समुदायवादी विचारक है चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन या हेयक। तो इसमें समुदायवादी विचारक हैं चार्ल्स टेलर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, याद रखेंगे, फैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्यायिक सिद्धांत का मौलिक अंग है। ये कौन बोलता है, तो जॉन रॉल्स हैं, लॉर्ड एक्टन है, टॉनी है या जे.एस. मिल। तो ऐसा कहने वाले जॉन रॉल्स, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अभी हमने जस्ट ऊपर बात की है कि सामाजिक प्रकृति और उस देश उसका न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा उसको ऊपर आप समझेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 13वां प्रश्न है आज का, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है। तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है, तो वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय या प्रत्ययात्मक न्याय या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है जॉन रॉल्स। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए कई जगह पूछा जाता है, हजारों बार रिपीट होता है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय का लक्षण है कैसा, न्याय समाज की प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, सामाजिक न्याय से सरोकार है या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों बातें रॉल्स की हैं, है ना। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में ये तीनों बातें यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसको इन तीनों फैक्ट को आप थोड़ा समझिएगा भी, क्यों, क्योंकि अभी ऊपर मैंने इनकी चर्चा भी की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है ना। यह प्रक्रियात्मक होता है, इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है। कह रहा है कि समकालीन उदारवादी चिंतक जॉन रॉल्स ने अपनी कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, में तर्क दिया कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, जिसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, किंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं कि रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तु के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है ना। समस्या, प्राथमिक समस्या क्या है, मतलब न्याय की समस्या क्या है कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण कैसे हो, ये समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अवसर, आय, संपदा, आन सम्मान के साधन हैं। ठीक, ये भी हम लोगों ने भी देखा था। आगे क्या कह रहे हैं कि रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी देखिए क्वेश्चन बना भी था। इसका अर्थ है कि सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए न्याय सिद्धांतों के प्रयोग में जो भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। ठीक, तो वितरणात्मक सॉरी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं, है ना, जॉन रॉल्स, याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं रॉल्स का न्याय
सर्वसम्मत की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली पर अपनाई गई है। सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली, इसकी बात कौन करता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन करते हैं, तो हॉब्स लॉक रूसो जो है समझौतावादी हैं ना, तो हॉब्स लॉक रूसो, अभी हम लोगों ने इससे जब पीछे पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने हॉब्स लॉक रूसो का क्वेश्चन खूब किया है। तो समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स लॉक रूसो जो है ना। हॉब्स लॉक रूसो की ही तरह जो है ये भी हैं, जॉन रॉल्स भी हैं। इसीलिए कह रहा है कि ये जो है सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली अपनाई है, किसने, रॉल्स ने। इसके बाद आगे है कि रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भेदमूलक सिद्धांत स्वीकारा है। भेदमूलक सिद्धांत स्वीकारा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे समाज के कमजोर वर्ग और व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे। मतलब किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का, मतलब कोई कार्य करे और उसको उसका पारितोषिक माने इनाम दिया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। उसका इनाम तभी मिलेगा, मतलब उसको पुरस्कृत करना तभी न्याय संगत होगा जब उसके उस कार्य से, जब वो जो कार्य करे उसके उस कार्य से सभी जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं या कमज़ोर वर्ग हैं उनको अगर लाभ पहुंचता है तब वो पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये कौन कहता है, तो रॉल्स कहते हैं। बहुत अच्छा, मतलब रॉल्स विचारक हैं, आप इनको पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अगर आगे मौका मिलता है तो मैं आपको इसको करवाऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया कि सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो वही हीगल, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स टेलर या जॉन रॉल्स। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स हो जाएंगे, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अभी बहुत अच्छे से हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ऐसी बात कौन करता है? अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा हुआ था, जॉन रॉल्स, हीगल, मार्क्स या चार्ल्स टेलर। तो जॉन रॉल्स की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो अभी जो व्याख्या मैंने ऊपर बताया उसको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा की पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि आप समझ सके, क्वेश्चन कर सकें। ये जो व्याख्या मैं करता हूँ ना, ये व्याख्या ही आपको जो है क्वेश्चंस को समझने में और रिपीट क्वेश्चन को करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। ये नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन की जो व्याख्या है उसको समझना चाहिए। अगर आप उसको समझ लेंगे ना तो उससे कई डायमेंशंस आपके ओपन होते हैं, तो आप आगे कई क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे और वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। और डायरेक्टली इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप याद नहीं कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन याद करिएगा भाई, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाती है? जहाँ पर बात आ जाए राज लुटेरों की टोली तो वहाँ पर एक नाम और केवल एक नाम याद रखेंगे। अभी बताते हैं। तो ऑप्शन दिया है प्लेटो, अरस्तु, सेंट अगस्टाइन और लॉक। तो जहाँ पर राज लुटेरों की टोली अगर बात की जाए, लुटेरों की टोली की बात अगर की जाए तो वहाँ पर हमेशा सेंट अगस्टाइन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 18वां क्वेश्चन है आज का कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखिएगा कि पॉइंट से ही याद करने या समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि राज एक लुटेरों की संपत्ति या लुटेरों की टोली, इस तरीके की बात कौन करता है, तो अगस्टाइन करते हैं। तो यानी सॉलमेंट दिया है, अगस्टाइन दिया है, कांट दिए हैं, बिंथम दिए हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ऊपर की पॉइंट बताया था, जहाँ पर लुटेरों की संपत्ति या लुटेरों की टोली की बात की जाए वहाँ पर हमेशा अगस्टाइन ही होंगे, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। देखिए डाकुओं, लुटेरों, इस तरीके की बात हो तो वहाँ पर कौन होगा, तो वहाँ पर अगस्टाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और अगस्टाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी ऊपर व्याख्या में मैंने बताया, सबसे शुरू में ही मैंने व्याख्या में बताया था। तो शक्तिशाली का हित न्याय है तो अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमिकस या मैकियावेली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, थ्रेसिमिकस। तो ये प्लेटो जब अपना न्याय का सिद्धांत बताते हैं तो वहाँ पर वो वाद संवाद जब होता है तब वहाँ पर जब सुकरात पूछते हैं कि न्याय क्या है, तब थ्रेसिमिकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है ना। जो शक्तिशाली होगा उसका हित ही न्याय होता है। थ्रेसिमिकस ऐसी बात करते हैं, तो याद रखेंगे, बहुत ही फेमस कथन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको
कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ शेयर करिए चैनल को और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।